दोस्तों हाल ही में एक सर्वे आया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुनिया के 103 ममालिकों और India has just pulled off a remarkable leap in global military rankings. In a dramatic shift in air power dynamics, India has overtaken China to become the third most powerful air force in the world. देखिए, एक खबर ये है कि जो इंडिया की एयरफोर्स है वो दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी या सबसे अहम एयरफोर्स जो है वो बन चुकी है, यानी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और चाइना को उसने ओवरटेक किया है। For a remarkable leap in global military rankings. In a dramatic shift in air power dynamics, India has overtaken China to become the third most powerful air force in the world. केवल रूस तीसरे स्थान पर है, छठा स्थान भारत का है। भारत का स्कोर 69.4 अंक है। चीन 7वें स्थान पर है। इसका कारण क्या है? मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, लेकिन अगर भारत तीसरे स्थान पर है तो पाकिस्तान अभी भी दूसरे स्थान पर है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जी जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो एक जगह स्पीच कर रहे थे या टॉक कर रहे थे और बात कर रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने भारत के ऊपर एक बड़ा ही जालिमाना किस्म का हमला किया। इसके कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है संख्या के आधार पर। उदाहरण के लिए कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने बॉम्बर जेट हैं, कितने टोही विमान हैं, कितने जमीन पर हमला करने वाले विमान हैं, कितने B-8 फाइटर जेट हैं और इन्हें गिन लिया जाए। ये एक तरीका है, लेकिन आमतौर पर इसका ज्यादा मतलब नहीं निकलता। हाँ, ये सिर्फ संख्या का खेल है, क्योंकि यह मात्रा पर निर्भर है। अगर आपके पास ढेर सारे पुराने या सेकंड वर्ल्ड फाइटर जेट हैं, तो आप संख्या के हिसाब से पहले नंबर पर हो सकते हैं। हाँ, यह कहना मुश्किल है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले रूस नहीं, सोवियत संघ दुनिया में टैंकों की संख्या के हिसाब से पहले स्थान पर था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उनके पास दसियों हजार टैंक थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके 2/3 टैंक नष्ट हो गए। बस यही बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा मतलब नहीं है। वे बस ये दिखाना चाहते हैं कि भारत तीसरे स्थान पर है। मुझे लगता है ये ठीक है, उन्हें तीसरे स्थान पर रहने दो। मुझे लगता है भारत बहुत खुश होगा और उन्हें बहुत गर्व महसूस होगा। हाँ, इससे मोदी खुश होंगे। फिर वे एक जश्न मना सकते हैं। शायद वे एक डांस वीडियो भी शूट कर सकते हैं। फिर वे 10 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। कोई समस्या नहीं, बस उन्हें करने दो। इंसानों को थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए, सही है ना? पाकिस्तान और भी ज्यादा जश्न मना सकता है क्योंकि वे दूसरे स्थान पर हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तीसरा स्थान जीता है ना, तो चीन शायद सिर्फ चौथे, 5वें या 6ठे स्थान पर होगा। ये ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी जीते, जो भी स्थान पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि असली लड़ाई में कौन जीतता है। हाँ, यही बात है। तो इस तरह के इवैल्यूएशन, इस तरह की प्रतियोगिता के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि 5वें जापानी युद्ध से पहले मुख्य भूमि चीन का नौसेना मूल्यांकन जापानी से बेहतर था, लेकिन अंत में उन्होंने हार नहीं मानी। ये बस इतना ही सरल है। मूल्यांकन को बहुत गंभीर मत लो। जब तक वे खुश हैं, बस वही काफी है। असल में हर बार जब हम वेस्ट के इवैल्यूएशन को देखते हैं तो यह हमेशा कुछ ऐसी चीजों पर आधारित होता है जैसे मात्रा, संख्या आदि। उदाहरण के लिए नौसैनिक इवैल्यूएशन के हिस्से में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कुल टन संख्या निश्चित रूप से मुख्य भूमि चीन से बेहतर है, क्योंकि इसमें केवल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। प्रत्येक का वजन 1 लाख टन है। फिर आप इसकी तुलना करते हैं, लेकिन बैटलफील्ड में ये मुख्य भूमि से बहुत आगे है और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स सभी मेनलैंड के द्वार तक नहीं जा सकते। अगर आप वास्तव में लड़ सकते हैं तो केवल 2 या 3 शॉट्स ही होंगे, है ना? इसलिए इसकी तुलना करना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं बस इससे सबको दिखाना चाहता हूँ। जनरल, आपका क्या विचार है? आइए उस चार्ट को फिर से देखें। मुझे लगता है उनका इवैल्यूएशन क्वांटिटी पर आधारित है, क्योंकि उनकी इकाई मुझे लगता है क्वालिटी पर आधारित है, क्योंकि अब वॉर क्वालिटी के बारे में है। हाँ, नहीं, यह मात्रा नहीं बल्कि क्वालिटी की बात है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। बेशक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में वायुसेना की संख्या सबसे अधिक है। मुझे लगता है दूसरे स्थान पर रूस की संख्या है। भारत की संख्या में उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रेनर को हटा दिया, फिर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर को हटा दिया। बड़ी बड़ी नाक वाला पक्षी, उस तरह का रॉकेट लॉन्चर, उन्होंने इसे हटा दिया। उन्होंने इसे लिया, संख्या को चार्ज करने के लिए लिया। मुझे लगता है कि भारत की वायुसेना में 3 कमियां हैं। अब तक यह अभी भी मौजूद है। पहली कमी, भारत की वायुसेना यह एक बड़ी बोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं भारत के पास अमेरिकी विमान भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे हिस्से हैं। यह एक रूसी प्रणाली है। इसके अलावा एक फ्रेंच सिस्टम भी है, एक फैंटम वॉरप्लेन भी है। भारत के पास फैंटम वॉरप्लेन भी है। फिर एक इजरायली प्रणाली है। उन्होंने इजराइल से बहुत सारे ड्रोन खरीदे। उनकी प्रणाली जटिल है। तो मुझे लगता है कि भारत की वायुसेना को एक बड़ी बोर्ड तैयार करनी होगी। ये कैसे एकीकृत होगी? क्योंकि यह सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। रख रखाव, बीमा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और पुर्जे अलग अलग हैं। रूसी, अमेरिकी, इजरायली, इन्हें आपस में बदलना असंभव है। ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इससे उनकी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई सपोर्ट सिस्टम बहुत जटिल हो जाती है। जब यह इतनी जटिल हो जाती है तो कॉम्बैट कैपेबिलिटी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि यही पहली बड़ी कमजोरी है। यहाँ तक कि स्पेक्ट्रम नियंत्रण भी गड़बड़ है।
एयर रेडियो, UHF, VHF। जब भारत अपनी सेनाओं को सुसज्जित करता है तो यह टुकड़ों में बंट जाता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म स्पेक्ट्रम के अलग हिस्से का उपयोग करता है। आप हर विमान पर एक ही रेडियो नहीं लगा सकते। रेडियो सेट प्रत्येक विमान पर अलग से फिट किए जाते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी कमी मुझे लगता है इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस है। भारत की आत्मनिर्भरता कहां है? तेजस आया, लेकिन इसके इंजन अभी भी अमेरिका से खरीदे गए थे। वे खुद इंजन नहीं बना सकते। उनका अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड है। उनके विमानों और रक्षा स्वतंत्रता बहुत कमजोर है। यदि आप हर चीज में बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं तो जब लड़ाई शुरू होती है तो आपको सिस्टम खरीदने पड़ते हैं। उनके पास सच्चा 5वीं पीढ़ी का फाइटर भी नहीं है। अभी उनके सबसे अच्छे फाइटर केवल 4.5 पीढ़ी के हैं। मुख्य भूमि चीन के पास पहले से लगभग 300 J-20 हैं, सभी 5वीं पीढ़ी के, और लगभग 60 J-35 भी 5वीं पीढ़ी के। भारत के पास अभी इस श्रेणी में कुछ भी नहीं है। प्रदर्शन के मामले में बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा, चलिए कॉम्बैट वैलिडेशन की बात करते हैं। क्या भारत रियल कॉम्बैट में मजबूत नहीं माना जाता? 7 मई के भारत पाकिस्तान वायु संघर्ष को देखिए। वे भयानक तरीके से हार गए और इसे स्वीकार करने या सामना करने को तैयार नहीं रहे। यह परिचालन, समेकन और एक मैश नेटवर्क सिस्टम बनाने में विफलता है। इस मोर्चे पर भारत शायद एक पीढ़ी तक पाकिस्तान से पीछे भी रह सकता है। अगर उनकी सर्वश्रेष्ठ इकाइयां भारत पाकिस्तान की हवा में भिड़ंत में सफल नहीं हो पाई तो बाकी का हम कैसे इवैल्यूएट करें? तो एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोडक्शन से लेकर कॉम्बैट रिकॉर्ड तक और उनकी सिस्टम्स की एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, खंडित और कभी-कभी केओटिक है। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में भारतीय वायुसेना की भूमिका काफी सीमित होगी। अगर आप केवल संख्या के आधार पर निर्णय लें तो आप कह सकते हैं बस और विमान खरीद लो और अधिक ड्रोन खरीदो, रूसी कैरियर्स ले लो और खरीदारी कर लो। पर असली समस्या इवैल्यूएशन है। प्रत्येक एयरक्राफ्ट का अलग कॉम्बैट वैल्यू होता है और उसे केवल मात्रा नहीं बल्कि वॉर कैपेबिलिटी के आधार पर आंका जाना चाहिए। 每一架飞机的值是不一样，这个要从战力值来分析，而不是从数量来做分析。所以这一个报告，我认为可以适度的来怀疑。对，其实都要看一下它到底。मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट पर उचित संदेह किया जा सकता है। फंडामेंटली डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि कई लड़ाइयां मौलिक रूप से अलग होती हैं। अगर आप ड्रोन, चीनी कैरियर और J-20 की गिनती शुरू करते हैं तो टैक्टिक्स बहुत भिन्न हो जाते हैं। इन्हें एक साथ मिला नहीं सकते। सबसे पहले इमाई फोर्डलाओ ने लिखा है कि थर्ड ब्रदर अपने तीसरे स्थान की रेपुटेशन का ही हकदार है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे अकल से पैदल अपना साइज देख के बात किया कर। साइज के हिसाब से तू किसी भी एंगल से इंडिया का बड़ा भाई नहीं लगता। तू होगा 5th 6th ब्रदर। जिनको नहीं पता, चाइनीज लोग अक्सर जो है रशिया को बड़ा भाई मानते हैं और चाइना को जो है सेकंड ब्रदर और इंडिया को थर्ड ब्रदर करके बुलाते हैं। उसके बाद JMG 8246 ने लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू द थर्ड ब्रदर। उसके बाद एलेक्स TW चांग ने लिखा है कि मैगजीन एडिटर इंडियन डिसेंट के हैं। मुझे हैरानी है कि भारत को पहला स्थान नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय वायुसेना के अनपैरेलल्ड इक्विपमेंट, मोराल और ट्रेनिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिससे अमेरिका और रूस भी बहुत पीछे रह गए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सार्केज्म मारने का बहुत ट्राई किया, बट ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम की औकात तो दिखी गई और तुम लोगों से एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं। जो साले चीनी चिंदिया बेड पे अपना मिसाइल नहीं लॉन्च कर पाता, वो इंडिया पे क्या मिसाइल लॉन्च करेगा? ये देखो चाइना ने कैसा बेड बनाया है। खुद से तो काम होता नहीं है, इसलिए मशीन बनाया है ये करने के लिए। इतनी सुस्ती है मतलब। This bed will make you vibrate. This guy is testing out this vibrating bed. इसीलिए तो एक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में चला रहा है, दूसरी ओर चाइना में दूसरे ही टाइप का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जहां पे बहुत सारे चाइनीज महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर पति को पत्नी को खुश करने के लिए ऐसे बेट की जरूरत पड़ जाए तो उससे तो ज्यादा अच्छा है कि वो लोग मांग पे सिंदूर ही भर के इंडियन मर्दों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। उसके बाद विंसेंट ने लिखा है कि भारत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे केवल दूसरा स्थान ही मिल सकता है क्योंकि यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली देश दक्षिण कोरिया है। सो नेचुरली कोरिया पहले स्थान पर है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि तुम कोरियन निब्बा निब्बियों को BTS आर्मी और रियल आर्मी में क्या डिफरेंस है वो फर्क ही नहीं पता चला। यही होता है जब एक देश USA के स्कर्ट के नीचे छुपता है। रियल टाइम वॉर की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसके बाद तियो सुनली ने लिखा है कि भारत को अपने हथियारों की सेल का एक्सपेंशन करना चाहिए। उसके बाद जोसनचू ने लिखा है कि मेनलैंड चाइनीज नेटिजन्स इस बात से डिससैटिस्फाइड हैं कि भारतीय वायुसेना को पहला स्थान मिला। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद पिंगवन चुंग ने लिखा है कि तो अब भारत घमंडी होता जा रहा है और अमेरिका को पछाड़ने ही वाला है। उसके बाद स्कोल टाइम ने लिखा है कि मेगास आयरन विल इज नंबर 1, भारत दुनिया में नंबर 1 है और दक्षिण कोरिया पूरे यूनिवर्स में नंबर 1 है। उसके बाद शु गुआंगिन ने लिखा है कि समय बदल गया है, अमेरिका को